तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग राज्य और संघ क्षेत्र संविधान का भाग 1 उसको शुरू करते हैं। देखो, तो संविधान के भाग 1 इसी में वर्णित है भारत का राज्य और उसका संघ क्षेत्र के बारे में। ये भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें पढ़ाई करना है। हमको चारों अनुच्छेद के बारे में जानना है कि क्या क्या लिखा है। और फिर आंदोलन देखेंगे, फिर पुनर्गठन आयोग देखेंगे, फिर पुनर्गठन देखेंगे। ठीक है, यही कहानी है। फिर MCQ पहला जो अनुच्छेद है इसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो देखिए, इसमें भारत के लिए 2 नाम का उपयोग होगा। भारत भी यूज हुआ है, इंडिया भी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। इसमें इसमें बोल रहा है कि भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि भारत में जितने भी राज्य का नाम है ना, वो अनुसूची 1 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुसूची 1 में वर्णित है, अनुच्छेद 1 के अनुसार। अब बोल रहा भारत क्षेत्र को इसमें 3 भागों में बांटा गया। एक तो इसका राज्य, एक तो इसका यूटी और दूसरा अर्जित क्षेत्र। इस सब का नाम किस में दिया गया है? ये अनुसूची 1 में दिया गया है। अर्जित क्षेत्र मतलब विदेशों से किसी तरीके से अधिग्रहण कर सकते हैं वो टाइप का क्षेत्र, वो सब के बारे में किस में दिया है? तो अनुच्छेद 1 में बता रहा है कि भारतीय क्षेत्र कितने भागों में है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 1 को आपको और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि हमारे अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या क्या है? तो इंडिया भी है, भारत भी है, और 3 श्रेणियाँ में है जिसका नाम अनुसूची 1 में दिया हुआ है। 28 स्टेट, 8 यूटी है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 1 में है तो संघीय व्यवस्था है। असंघीय व्यवस्था के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फेडरल शब्द का नहीं। याद रखें बार बार, फेडरल शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में हुआ है, हमारे यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फेडरल शब्द का नहीं। इस कारण राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों के यहाँ पे विशेष प्रोविज़न भी दिया हुआ है जो हम लोग भाग 21 में पढ़ते हैं। तो ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में क्या है कि आप किसी भी विदेशी राज्य को कई माध्यम से अधिग्रहण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून से, संधि से, खरीद के, उपहार से, लीज से, कब्जा से, जीत से, हार से, जैसे गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, इन सभी को शामिल किए हैं हम लोग। तो ये हो गया भाग 1। तो भाग 1 मतलब भले अनुच्छेद 1, अनुच्छेद मतलब 1 मतलब वही कि राज्यों का नाम है। अब वो राज्य का नाम किस में दिया है? अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 बोलता है कि संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। मतलब नए राज्य का एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, किसी बाहर से नए राज्यों को शामिल करना, बाहरी क्षेत्र को शामिल करना और उसका स्थापना करना, यही बताता है भाग 2। पहले शामिल कर लो और उसके बाद भाग 3 में हम लोग उसको मार पीट के छोटा भी कर सकते हैं। मतलब कूट कटा के छोटा, नाम परिवर्तन, ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो नए राज्य का एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ये भाग 2 में है। विदेशी भूमि का अधिग्रहण कर राष्ट्र निर्माण। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश जो पहले से भारतीय संघ में शामिल ना हो। इसमें वैसे राज्यों का प्रवेश करते हैं जो पहले से भारतीय संघ में शामिल ना हो। जैसे बहुत सारा है उदाहरण इसका, सिक्किम पहले भारतीय संघ में शामिल नहीं था लेकिन हम लोग इसको प्रवेश कराए थे, ये अनुच्छेद 2 के अनुसार कराए। सिक्किम को सह राज्य का अस्तित्व मिला था 35वां संविधान संशोधन 1974 में, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वां संविधान संशोधन 1975 में। एक का अंतर है, 35, 74, 36, 75। आपका दादर नगर हवेली है तो ये हम लोग पुर्तगाल से पाए 1954 में। दमन दीव है तो ये भी हम लोग पुर्तगाल से पाए 1961 में। पौंडीचेरी है तो ये फ्रांस से लिए हम लोग। गोवा लिए तो गोवा भी लिए 1961 में। ठीक है, पुर्तगाली से, तो पुर्तगाली से सबसे पहले हम लोग दादर नगर हवेली लिए थे। ठीक है, सबसे पहले दादर नगर हवेली लिए थे। उसके बाद दमन दीव और गोवा 1961 में लिए। फ्रांस से लिए पौंडीचेरी 1954 में। याद रहेगा। तो ये है भाग 2 को और जानते हैं, भले अनुच्छेद 2 को और जानते हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या क्या लिखा है? तो बोला है अगर किसी नए राज्य को प्रवेश करते हो, उपरोक्त नहीं, ये नहीं है, अनुच्छेद 2 का नहीं लिखा हुआ ये। अनुच्छेद 2 का लिखा है।
अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 3 में लिखा है कि संसद विधि बनाकर भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, जो कॉमा में लिखा है कि जो राज्य संघ में पहले से मौजूद हो। अरे भाई देखो यहाँ पे एक सिक्किम तो प्रवेश कराना है तो भारतीय संघ में नहीं है, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा। संसद ऐसे नहीं कर सकता, उसके लिए विधि बनाएगा। इसी तरीके से मान लो बिहार है, तो उसमें कुछ भी पुनर्गठन करना है बिहार का, जो भारतीय संघ में पहले ही से है, तो वो अनुच्छेद 3 के अंदर होगा। पहले शामिल होता है, फिर नाम परिवर्तन, वृद्धि, क्षेत्र में परिवर्तन और पुनर्गठन 3 के अनुसार होता है, जो कि भारतीय संघ में पहले ही से शामिल है। ठीक है, वो सब काम अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। इसके लिए भी संसद क्या करेगा, वृद्धि बनाएगा। अच्छा, नए राज्यों का निर्माण जो भारतीय संघ में पहले से शामिल है। ठीक है, जैसे कि देखो 2 आधार पर पुनर्गठन हो सकता है। एक तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, जैसे बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण, या फिर भाषाई आधार पर अलग हो सकता है, जैसे कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण और प्रशासनिक आधार पर बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण। तो ये जो दोनों काम हुआ है, पुनर्गठन, पुराने ही राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना, ये नए राज्य या फिर पुराने ही राज्यों में से नए राज्यों को निर्माण करना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट नहीं, पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। तो पुनर्गठन जो होगा तो ये अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। याद है, पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, राज्यों के क्षेत्र में कमी, राज्यों को एक राज्य से दूसरे राज्य से अलग करना, राज्य का नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बार पाँचवा संविधान संशोधन हुआ 1955 में। 5वां संविधान संशोधन में बोला गया कि अगर अनुच्छेद 3 में एक बात जोड़ा गया संशोधित करके कि राज्य का अगर जब भी पुनर्गठन किया जाएगा तो इसके पहले जो कानून बनाया जाएगा, तो कानून के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, तो इसके पहले क्या करेगा, संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। सही बात है, जहाँ पे भी राज्य का नाम वगैरह पुनर्गठन का सवाल आता है और पैसा का, तो वैसे हर एक विधेयक के लिए किसकी अनुमति पहले लेना पड़ता है, राष्ट्रपति की। ठीक है, और साथ ही आप किसी भी राज्य के ऊपर जो वो कर रहे हो पुनर्गठन का विचार, तो प्रभावित जो राज्य या यूटी है तो उनसे भी सलाह लेना आपको अनिवार्य है, लेकिन वो सलाह आपके संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, एक तो राष्ट्रपति से पूछ लिए और फिर राष्ट्रपति पूछेगा वो प्रभावी राज्यों से, लेकिन प्रभावी राज्यों की संसद की वहाँ पर प्रभावी राज्यों की वहाँ की विधायिका की कोई भूमिका नहीं है, और प्रभावी राज्य मान लो कोई सलाह देता भी है तो वो भी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो उस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह 368 के बाहर माना जाएगा। आर्टिकल 4 में कहता है कि आर्टिकल 2 के अनुसार आप किसी का एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए लॉ बनाता है संसद। 3 के अनुसार किसी पुराने राज्य का पुनर्गठन करने के लिए विधि बनाता है। तो ये जो विधि है इस जो विधि बनाएगा तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको 368 से बाहर रखा गया है, इसको 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या है, तो बीपीएससी में सवाल पूछा था, तो इसका मतलब क्या है बाहर रखा गया का मतलब, तो इसका मतलब यह है कि नए राज्यों का प्रवेश या राज्यों का पुनर्गठन या वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करते समय, एडमिशन करो या पुनर्गठन करते समय कि क्या होगा कि यह साधारण बहुमत से ही केवल पारित हो जाएगा ये सब चीज़ संसद में। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति आवश्यक है। ठीक है, और तीसरा विशेष बहुमत या आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मान लो हम सिक्किम को प्रवेश कर रहे हैं तो संसद खुद ही अपने आप में साधारण बहुमत से पारित करके कानून बना देगा, राष्ट्रपति की अनुमति ले लिया, बात खत्म। उसमें किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है और न ही किसी आधे राज्यों का सहमति है कि हम सिक्किम को भारत के अंदर शामिल करें या जाने दें। ठीक है, और उस एक चीज़ लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश होगा या फिर पुनर्गठन होता है तो उससे अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगा, क्योंकि 1 में क्या है, राज्यों का नाम है तो वो प्रभावित होगा और सीमा क्षेत्र परिवर्तन दिया हुआ है। और 4 में क्या है,
राज्यसभा का सीट है। 4 में क्या है, राज्यसभा का सीट है, तो वो भी प्रभावित होगा। तो अनुच्छेद 1 और 4 ये ज़रूर प्रभावित होगा, लेकिन ये सारा काम जो है 2-3 में परिवर्तन होता है, तो इससे इसे अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाता है संविधान संशोधन, और इसमें केवल संसद अपने सिंपल बहुमत से पारित कर देगा। ठीक है, तो ये बात है। एक मामला आया था बेरूवाड़ी का, बेरूवाड़ी मामला आया था, जो 9वां संविधान संशोधन 1960 से संबंधित है। 9वां संविधान संशोधन 1960 से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, बेरूवाड़ी मामला में हुआ था कि आवाज़ उठा था बेरूवाड़ी मामला में, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया। इस मामले में 9वां संविधान संशोधन 1960 में बोला कि संसद अगर किसी नए राज्य का प्रवेश कराता है, एडमिशन कराएगा, तो उस बात को 368 के दिन संविधान संशोधन भले नहीं माना जाए, लेकिन ये पुराने राज्य को अगर किसी विदेशी राज्य को देता है तो उसको 368 के अधीन संविधान संशोधन माना जाता है। इसी कारण 2 बार ऐसा संविधान संशोधन करना पड़ा। भाई तुम ले रहे हो तो उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं है 368, लेकिन जब तुम दे रहे हो किसी को, उसके लिए संविधान संशोधन है, उसके लिए आपको संविधान संशोधन 368 के अधीन माना जाएगा। इसी कारण 2 बार ऐसा संसद को अगर अपना अपना क्षेत्र दिया है भारत का किसी विदेशी राज्य को, तो 2 बार संविधान संशोधन करना पड़ा है। एक तो बेरूवाड़ी मामले में 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1960 में। इसमें भारत का क्षेत्र पाक को मिला, ऐसे याद कर सकते हो। नो नहीं देना चाहिए भारत के क्षेत्र पाक को, तो 9वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, भारत का क्षेत्र पाक को मिला। एकदम 100वां संविधान संशोधन, सेंचुरी। इसमें क्या किया 2015 में हुआ, तब भारत अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया, जिससे भारत का वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ऐसा क्यों हुआ था, तो 1974 में एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसी समझौता को प्रभावी बनाने के लिए भारत अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2015 में दिया। तो यहाँ पे देखिए ना, 2 वर्ष संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि अपना क्षेत्र दे रहा है, एक 9वां एक 15वां। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पर अनुच्छेद 4 है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इसको और देख ले रहे डिटेल में, कि अगर कोई विधियाँ बनाता है 2 और 3 को प्रभावी बनाने के लिए, तो उसको संविधान संशोधन 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। बस संसद क्या करेगा, समान बहुमत से पारित कर देगा, लेकिन लेने के समय सिर्फ, देने के समय बनाएगा तो 368 के अधीन आ जाएगा। ठीक है, और संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल तो चारों पढ़ लिए, अब इसको देखते हैं। भारत अमेरिका में क्या अंतर है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मक झुकाव है। ठीक है ना, लेकिन अमेरिका में संघीय व्यवस्था, मजबूत संघ है। वहाँ पे मतलब राज्य को भी इक्वल पावर है और सेंटर को भी, लेकिन यहाँ पे भारत में सेंटर को ज़्यादा पावर है, राज्य को कम। ऐसा किस लिए किया गया है, तो भारत के अस्तित्व के लिए, राज्यों के अस्तित्व के लिए और क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार नहीं है, मतलब कि क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, इस कारण भारत मजबूत हो। इसी कारण बोला जाता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब यहाँ पर राज्य विनाश हो सकता है, समाप्त हो सकता है, जैसे हुआ ना राज्य समाप्त, बिहार था तो बिहार को समाप्त कुछ पार्ट को किया गया तो झारखंड बना, लेकिन यहाँ पे संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। वहाँ पे अमेरिका में है, ना ही राज्य विनाश हो सकता है ना ही संघ विनाश होता है, लेकिन भारत में है राज्य तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ नहीं। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, राज्य और संघ क्षेत्र का उद्भव किस तरीके से हुआ, तो देशी रियासतों का एकीकरण। देखो 1977 to 47 से पूर्व, आज़ादी से पहले 2 ही क्षेत्र था भारत में, एक को बोलते थे ब्रिटिश प्रांत, एक को बोलते थे देशी रियासत। लेकिन जैसे ही 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया तो 2 देश बन गया,
एक तो भारत एक पाकिस्तान। अब रियासतों के पास 3 विकल्प था, या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या अपना खुद का अस्तित्व बनाए रखें। ठीक है, तो टोटल 552 था। 552 में से 559 रियासत क्या किए, भारत में शामिल हो गए। बाकी का जो बचा 3 रियासत, तो ये लोग हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर आनाकानी कर रहा था। खैर इन तीनों को भी शामिल होगा भारत में धीरे धीरे, लेकिन आनाकानी कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारा संविधान बना। तो 1950 में जब हमारा संविधान बना, तो इसमें भारतीय संघ के भारतीय संघ के क्षेत्रों को 4 श्रेणी में बांट दिया गया। पार्ट ए बी सी, पार्ट ए बी सी के राज्य और पार्ट डी के क्षेत्र। और कुल 29 यूनिट्स बनाया गया। इसके तहत कुल 29 यूनिट्स बनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। 1950 में संविधान बनने से कितने क्षेत्र में इकाई में बांटा, 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो विदेशी शासन से अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हुआ, मतलब ऐसा क्षेत्र जो हम लोग विदेशी शासन से लिए हैं और जो हम लोग को आज़ादी मिलने के बाद प्राप्त हुआ है। तो कुछ क्षेत्र था पुर्तगाली के अधीन, कुछ क्षेत्र था फ्रांस के अधीन। तो पुर्तगाली से हम लोग कौन कौन सा क्षेत्र पाए हैं, तो इसका ट्रिक है पुत्र दादा गो। पुत्र दादा गो, पुत्र मतलब पुर्तगाली, दा मतलब दादर नगर हवेली। तो सबसे पहले इसी को पाए हम लोग 1954 में। उसके मतलब फिर दा मतलब दमन दीव, 1961 में पाए पुर्तगाली से। फिर गो मतलब गोवा, ये भी 1961 में पाए। तो ये तीनों क्षेत्र हम लोग पुर्तगाली से पाए। सिर्फ दादर नगर हवेली सबसे पहले पाए 1954 में, क्योंकि सबसे पहले दादा आएगा। फिर दमन दीव और गोवा 1961 में पाए। फ्रांस से है, तो फ्रांस से सारा क्षेत्र हम लोग क्या पाए, पौंडीचेरी में पाए। पौंडीचेरी के अंदर उस समय उसके अंदर क्या क्या शामिल था, तो कराईकल, माहे, यमन। तो फ्रांस वाला सारा क्षेत्र हम लोग ये सब जो पाए, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यमन, 1954 में पाए। तो ये सब भारत का कैसे अंग बना, तो ये सब भारत का अंग बना विदेशी राज्यों से लेके। ठीक है, अब उसके बाद एक एक स्टेट के ऊपर बहुत कहानी है कि विदेशी राज्यों से कब स्वतंत्र हुआ, कब यूटी बना, कब वो अलग हुआ, कब वो राज्य बना, ऐसा टाइप का। तो जो पौंडीचेरी है आपका, तो पौंडीचेरी जो है भारतीय राज्य में कब शामिल हुआ, तो पौंडीचेरी आज़ाद हुआ था फ्रांस से, तो 1954 में शामिल हुआ। लेकिन अभी ये यूटी है ना, तो यूटी कब बना था, तो 1962 में बना था। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में। आप कैसे याद कर सकते हैं, तो पौंडी को ऐसे याद करते, पुडुचेरी बोलते, तो पुद्दू चुद्दू। तो 14वां संविधान संशोधन हो गया, और 1962 आपको याद करना ही पड़ेगा कि यूटी बना था 1962 में। गोवा भारत में कब शामिल हुआ था, तो गोवा भारत में शामिल हुआ था 1961 में। किससे आज़ाद होकर, पुर्तगाली से। गोवा और दमन को, लेकिन क्या हुआ कि 1961 में गोवा को भी आज़ादी मिला था और दमन को भी। और इस दोनों को जैसे आज़ादी मिला था 1961 में, तो इन दोनों को मिलाकर यूटी बना दिया गया 1962 में। जिस समय पौंडीचेरी को यूटी बनाया गया था अलग, तो 1962 में इसको भी यूटी बना दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो कि गोवा दमन को आपस में मिला दिया, यूटी बना दिया, तो गोवा को पारा चढ़ गया। तब पारा से क्या होगा, 12। पारा से क्या होगा, 12। लेकिन आगे क्या है, दमन दीव तो यूटी है ही अभी भी, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा 1987 में। 1987 में 56 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब याद कैसे करें, तो गोवा में क्या होता है, 56 छुरी। गोवा में क्या होता है, 56 छुरी, तो 56 ऐसे भी याद कराएंगे। अरुण मिज़ो या मिज़ो अरुण गोवा में 1987 में दर्जा मिला था इसको राज्य का। ठीक है, तो ये याद हो गया। दादर नगर हवेली है, तो ये भी जो है दादर नगर हवेली, ये आज़ाद कब हुआ, तो 1954 में पुर्तगाली से दादर नगर हवेली। लेकिन ये जो है आपका यूटी कब बना, तो ये 1961 में बना। मतलब सबसे पहले यूटी यही बना 1961 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 10वां। कैसे याद कर सकते हो, तो दादा 10 अब बस, दादा 10 अब
बस 1961 में, जबकि ये दो सब कब यूटी बन रहा है 1962 में। ये 14वां से पुड्डू चुड्डू, ये गोवा क्या है, गोवा को पारा चढ़ गया दमन द्वीप के साथ तो 12वां, दादर नगर हवेली दादा बस तो 10वां 1961 में। और आपको याद रखना वर्तमान में अभी क्या है कि दादर नगर हवेली या दमन दीव दोनों को मिलाकर यूटी बना दिया गया है। और ये किससे बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है आपको 2020 में 2019 के अधिनियम से 2020 में 2019 के अधिनियम से। सवाल करेंगे अपने सब समझ में आएगा। फिर मेघालय क्या है, मेघालय असम से अलग होकर उपराज्य बना था। मेघालय असम से अलग होकर उपराज्य बना था, वो भी 22वां संविधान संशोधन के दौरान 1969 में मेघालय उपराज्य बना। कैसे याद रखेंगे, तो मेघालय और असम दोनों दो पहले एक ही राज्य थे, लेकिन असम से अलग होके दो मतलब दोनों अलग हो गए। अब 1969 में वही बात कैसे याद रखेंगे, तो मेगा क्या है 69 पोस्ट, मेगा क्या है 69 पोस्ट, ऐसे याद कर सकते हो। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब बना, तो जब नॉर्थ, लेकिन ये अलग उपराज्य बना ना, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब बना, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा 1972 में। 3 राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को MMT। किस अधिनियम से मिला था, तो 1971 के अधिनियम से, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट 1971 के अधिनियम से 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन ये उप राज्य कब बना था, तो दोनों दो 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेगा 69 पोस्ट 1959 में 69 में। सिक्किम, तो सिक्किम में जो है राजवंश के शासन था, आखिरी वंश था वहाँ पे चोंगियाल वंश। और आपसे पूछे अंतिम संप्रभु शासक कौन था वहाँ पे, तो पाल्डन नामक बयाल। आखिरी शासक कौन था, तो चोंगियाल वंश का था। अंतिम संप्रभु शासक कौन था, तो पाल्डन नाम गयाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सिक्किम के कंडीशन में 2 चीज़ याद रखना है कि सिक्किम भारत का शह राज्य के रूप में कब आया और पूर्ण राज्य के रूप में कब आया। तो शह राज्य के रूप में अस्तित्व आया ये 35वां संविधान संशोधन द्वारा, नहीं 34वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में, और 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम में। BPSC में पूछा हुआ ये सवाल, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो हम बताए थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को 1971 के अधिनियम के तहत यूटी बना दिया गया। किस अधिनियम के तहत, जो नॉर्थ ईस्ट वाला था ना 1971 का अधिनियम। तो इसको अभी हम बताएंगे कि इससे क्या किया गया था, यूटी बनाया गया, 2 को यूटी बनाया गया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन इसी अधिनियम से कई को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, MMT को, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को। तो 1971 के अधिनियम से क्या किया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 2 यूटी बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर से 1986वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या होगा कि 1986 में एक संविधान संशोधन किया जाएगा बहुत सारा, जिससे 1987 में क्या होगा, इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इन दोनों को क्या दे दिया जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो देखो पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में 3 आदमी को मिला। इसका ट्रिक है मिजो अरुण गोवा में 1987 में 1986 के अधिनियम द्वारा 1987 में मिजो अरुण गोवा 3 आदमी को, यानी कि मिजोरम अरुण और गोवा को क्या दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक है मिजो अरुण गोवा 87। अब कैसे ट्रिक है इसका, तो इसका ट्रिक है 53वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसको मिला 54वां संविधान संशोधन के द्वारा, और गोवा 56 छोड़ी तो इसको मिला 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रहेगा।
बिल्कुल याद रहना चाहिए। मिजोरम गोवा पे 53, 54, 56। ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो गोवा है, गोवा का कहानी क्या था, पांडिपुत्र राज मिल गया, अब इसका नाम नहीं आएगा। तो गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में। गोवा यूटी कब बना था? तो गोवा को पारा चढ़ गया था कि उसके दमन द्वीप के साथ इसको मिला के 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको यूटी बना दिया गया था। याद आ रहा है सब? यूटी बना दिया गया था। लेकिन फाइनली गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में मिला। 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से मिला। 1986 में हुआ था ये। और जो आपको याद रखना है, ये जो था बेचारा मिजो मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश था, तो ये दोनों को भी यूटी बना दिया गया था। कब? तो 1971 के अधिनियम से 1972 में दोनों की यूटी बना दिया गया था, जो नॉर्थ ईस्ट वाला अधिनियम आया था। लेकिन इसको भी क्या किया गया? राज्य बना दिया गया 1987 में गोवा के साथ ही। लेकिन अलग अलग अधिनियम संविधान संशोधन हुआ, ये 53वां और ये 54वां से हुआ शामिल। तो ये कहानी है। ठीक है। असम। असम की कहानी भी बताए थे कि असम से अलग होकर कौन बना था? मेघालय। उपराज्य 22वां संविधान संशोधन 1969 में। लेकिन असम जो है 1956 में जो 14 प्रांत था उसमें शामिल था। ठीक है। आपको याद रखना असम का दो बात, असम से अलग होकर ही नागालैंड बना 13वां संविधान संशोधन 1963 में, और असम से अलग होकर मेघालय भी बना हुआ है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में। नागालैंड तो राज्य बन गया था, लेकिन मेघालय उपराज्य बना था। बाद में मेघालय फिर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। तो असम का यहाँ पे आइए, असम का कहानी क्या है। मान लो ये असम है, तो 1956 में जो 14 प्रांत था ना और 6 यूटी, उसके अंदर ये असम शामिल था पूर्ण राज्य के रूप में। लेकिन असम बहुत बड़ा था, तो असम से क्या किया गया? असम से किया गया एक उपराज्य बनाया गया अलग होके, और एक राज्य बनाया गया पूर्ण राज्य। उपराज्य बनाया गया किसको? इसको, मेघालय को। अब पूर्ण राज्य किसको बना दिया गया इससे अलग होके? नागालैंड को। मेघालय को उपराज्य कब बना दिया गया? तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में जो हुआ था उसके माध्यम से। और नागालैंड को तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ था उससे। ठीक है। अब ये डेट सब तो आपको याद करा ही दिए हैं। ये वाला कुछ याद कीजिए, 13 नाग 63, 13 नाग 63। और फिर क्या होता है कि फिर मेघालय को क्या किया जाएगा? 1971 के अधिनियम से 1972 में क्या किया जाएगा? इसको पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। जब इस अधिनियम से कितने राज्य को पूर्ण राज्य बनाया गया था? एमएमटी को। तो ये कहानी है। ठीक है। तो असम से कैसे निकला मेघालय और नागालैंड, समझ गए? ठीक है। अभी हम लोग बाद में फिर से देखेंगे अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन, 2800 राज्य का। लेकिन इससे पहले वो सब जो कहानी चल रहा था वो फिर से रिपीट होगा, लेकिन उसके पहले देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन हुआ कैसे। ठीक है। कराने में किसकी किसकी भूमिका थी। तो यहाँ पे देखो, भारत की आज़ादी के समय क्या था? एक तो ब्रिटिश भारत था जिसके अंदर प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र था, ये ब्रिटेन से प्राप्त किए थे। 565 देसी रियासत था। फ्रांस और पुर्तगाल अनौपचारिक क्षेत्र था। ठीक है। 3 रियासत शामिल नहीं हो रहा था, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर।
हैदराबाद को हम लोग शामिल किए थे ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में। अड़ गए कि शामिल करेंगे 1948 में ही अड़ गए कि हम लोग जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाएंगे। और कश्मीर को देख ये स्टैंसिल समझौता उसके तहत शामिल किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑपरेशन का नाम पूछे तो गोवा को शामिल किए थे ऑपरेशन विजय से 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था। फाइनली 1962 में शामिल होगा। और सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग विजय पाए थे ऑपरेशन मेघदूत से, जो 1984 में चला था। एक्स्ट्रा बात है ये बता दिए। तो आपसे यहाँ पे टीआरडी में एक बार सवाल पूछा था कि किस रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया था, तो जूनागढ़। ज से जूनागढ़, ज से जनमत संग्रह। लेकिन अब सैन्य युद्ध के माध्यम से शामिल किया गया था कार्रवाई करके हैदराबाद को, और समझौता से शामिल किया गया था कश्मीर को। इन दोनों को 48 में और कश्मीर को 47 में ही। ठीक है। अब यहाँ देखें, आरंभ में संविधान में आज़ादी के बाद भारतीय क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 का स्थिति क्या है, इस समय तक हमारे संविधान का भाग 7 था। उस भाग 7 में भारतीय क्षेत्र को हम लोग क्या किए थे, 4 भाग्यों में बांट कर रखे थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब यहाँ का जो शासन है वह निर्वाचित विधायिका और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा, तो प्रांत में राज्यपाल चलाता। फिर देशी रियासत और विधानमंडल, यहाँ पे राज प्रमुख का शासन था जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था। एक था कमिश्नरी क्षेत्र और एक था अंडमान निकोबार। लेकिन हम लोग देखेंगे आगे 1956 में ही 1950 का स्थिति है ना, ये भाग 7 को समाप्त कर दिया जाएगा 4 वो व्यवस्था वाला, और राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा और टोटल 29 यूनिट्स बनाया जाएगा, आपको दिखाएंगे। ठीक है। उपरोक्त व्यवस्था को, लेकिन यही जो बोल रहे हैं जो व्यवस्था है, फजल अली आयोग द्वारा 1956 में संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। और फजल अली बोला कि जो 1950 में व्यवस्था है, जो भाग 7 में 4 वो, सबसे पहले तो भाग 7 को ही समाप्त कीजिए। 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये पूछा भी था बिहार एसआई में, और 1956 में समाप्त हुआ। तो समाप्त करके बोला कि ठीक है, हम 4 वो क्षेत्र समाप्त कर देंगे, लेकिन अब क्या किया जाए। तो फजल अली आयोग सिफारिश दिया कि 1956 में यह व्यवस्था किया कि अब से केवल 14 राज्य रहेगा और 6 यूटी रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जहाँ पे 1950 में 4 वो क्षेत्र में विभाजित था भारत, अब 1956 में कितने क्षेत्र में विभाजित है, तो केवल एक ही क्षेत्र के अंदर क्या किया गया, 14 यूनिट, बोलिए टोटल 20 यूनिट्स बनाया गया। 20 यूनिट्स में क्या किया गया, 14 राज्य को बनाया गया और 6 यूटी को बनाया गया। इसमें से राज्य में कौन कौन शामिल था, तो आंध्र प्रदेश ये राज्य ही था उस समय। फजल आयोग रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, देखो असम ही तो था इसमें शामिल, असम से ही राज्य में शामिल था, बिहार भी राज्य में शामिल था। इसमें से बाद में टूटेगा इस सब में से। सिर्फ यूटी में कौन कौन शामिल था, तो ये पूछ सकता है। तो यूटी में उस समय शामिल था अंडमान निकोबार, जो अभी भी शामिल, दिल्ली जो अभी भी शामिल यूटी में शामिल था, लक्षद्वीप जो अभी भी शामिल उस समय भी शामिल था यूटी में। लेकिन ये तीनों तो अभी यूटी में नहीं है, लेकिन उस समय 1956 में यूटी में शामिल था। इसका ट्रिक है हिमाद्री। 1956 में इसको यूटी बना दिया गया था। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 1956 में याद रखेंगे यूटी था फजल आयोग रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अभी नहीं है यूटी, उस समय था हिमाद्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहानी बताते हैं। फजल आयोग तो फिर भी बाद में आएगा, लेकिन देखो जैसे ही भारत आज़ाद हो गया,
तो 1953 में आंध्र प्रदेश में श्री राम दयालु नायडू ऐसे कुछ करके थे, वो अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए, बोलने लगे कि आंध्र प्रदेश का निर्माण जो होना चाहिए आंध्रा राज्य का, वह भाषा के आधार पे होना चाहिए। तो सरकार इस आंदोलन के दबाव में मान भी लिया। इसी कारण बोला जाता है कि 1953 में भाषाई आधार पे गठन होने वाला राज्य कौन था पहला, तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन एक चीज़ रुको, जरूर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे गठन होने वाला पहला राज्य था, लेकिन ये जो राज्य गठन हुआ है तो ये आंदोलन का परिणाम से हुआ है, ना कि फजल आयोग कमेटी के सिफारिश के आधार पे या एसके धर समिति के सिफारिश पे, जेवीपी समिति के सिफारिश पे। तो जब ये हो गया तो ऐसे ही आंदोलन की मांग पूरे भारत में उठने लगा। उसके बाद हम लोग कमेटी लाएंगे, तब वो लोग देखेगा क्या रिपोर्ट बोलेगा। एसके धर लाएंगे 1948 में, तो वो भी मांग को खारिज कर देगा, नहीं भाषाई आधार पे नहीं होना चाहिए राज्यों का गठन। जेवीपी समिति लाएंगे, वो भी इस मांग को खारिज कर देगा। फाइनली फजल अली आयोग आएगा 1953 में, तो वो 1956 में अपना रिपोर्ट देगा, तो वो बोलेगा हाँ कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब एसके धर समिति हो या जेवीपी समिति हो, इन दोनों से पहले, या फजल अली आयोग, इन तीनों समिति के गठन होने से पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। लेकिन ये आंदोलन का परिणाम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये समिति क्या रिकमेंडेशन दिया, ये क्या दिया और ये क्या दिया, और फिर फजल अली आयोग ही मानेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारा राज्यों को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, एक तो एसके धर आयोग बना था, जेवीपी आयोग बना था, फजल अली आयोग बना था, सहायोग भी बना, हुकुम सिंह समिति भी बना, लेकिन मेनली ये तीनों हैं, ठीक है। एसके धर आयोग, इसका गठन हुआ 1948 में, रिपोर्ट दे दिया 1949 में। 1948 में ही क्या हुआ था, हैदराबाद और जूनागढ़ को शामिल किए थे। ये बोला, इसके बारे में याद रखना है, आपसे कभी पूछे भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला आयोग कौन था, तो ये था एसके धर। लेकिन ये सिफारिश क्या दिया कि भाषा को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, प्रशासन के आधार पर पुनर्गठन करना चाहिए। फिर जेवीपी समिति आया, ठीक है, फिर जेवीपी समिति आया, ये भी बोला कि 1948 में गठन हुआ, ये भी 1949 में अपना रिपोर्ट दिया, सेम एसके धर समिति की तरह ही। लेकिन ये भी माना कि धर आयोग का जो रिपोर्ट है, धर आयोग की जो सलाह है वो सही है, भाषाई आधार पर गठन ना हो, प्रशासन के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ चल ही रहा था, उसी समय क्या हो गया, पोट्टी श्री राम दयालु वो 58 दिन तक के लिए क्या किए, हड़ताल कर दिए 1952 में। सॉरी, यहाँ पे पीछे मैंने गलत बताया था, इन दिनों आयोग की रिपोर्ट के बाद ये हड़ताल करेगा, आंदोलन करेगा, ठीक है। 1952 में तेलुगु भाषा राज्य 58 दिन तक कर लिए, तो तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता 1953 में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा मांग उठने लगा, तो फिर फजल अली आयोग का स्थापना किया जाता है। ये दोनों जब भाषाई आधार पर नहीं मांग माना राज्यों का, तो ये आदमी हड़ताल पे चला गया। इसके आंदोलन का परिणाम हुआ कि 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया। लेकिन ऐसे ही और मांग उठने लगा, तो और मांग को चेक करने के लिए फजल अली आयोग की स्थापना नेहरू द्वारा कर दिया गया। फजल अली आयोग ने अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब गठन हुआ 1953 में, लेकिन रिपोर्ट कब दिया था, तो 1955 में। कब दिया था रिपोर्ट, 55, 2 साल बाद। अधिनियम कब बना था, तो 1956 में। तीनों डेट याद है, 53 में बना, 55 में रिपोर्ट दिया, 56 में इसके रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम बना। याद रहेगा बिल्कुल। VBI, मोस्ट VBI रिपोर्ट 56 में नहीं दिया, 55 में। कितनी बार पूछा है ये।
फजल अली आयोग 3 सदस्य था इसमें। एक तो थे के एम पनिकर, एक फजल अली, एक हृदयनाथ कुंजरी। ये बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। इसी कारण यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला आयोग कौन था? तो एस के धर 1948 में। लेकिन भाषाई आधार को ये आधार मानना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, पहली बार यह बात किस आयोग ने माना था? तो फजल अली आयोग। ठीक है। और दूसरा बात बोला कि फजल अली आयोग कि संविधान का जो भाग 7 है, वे पीछे बताए हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसकी जगह पे 14 राज्य और 6 यूटी बनाना चाहिए। तो 1956 में ये व्यवस्था भी समाप्त हो गया और ये एक्सेप्ट कर लिया गया और ये व्यवस्था समाप्त हो गया। उसके बाद शाह आयोग आता है 1967 में, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के लिए। फिर हुकुम सिंह समिति आता है हरियाणा का हिंदी भाषा के आधार पर गठन के लिए। हाँ से हरियाणा, हाँ से हुकुम सिंह, हाँ से हिंदी, 1967 में। ठीक है। तो ये सब हुआ। ये सभी आयोग जो संबंधित है भाषाई आधार पर पुनर्गठन से संबंधित है। लेकिन ये दोनों आयोग भाषा को आधार नहीं माना, तो फिर हड़ताल हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फिर ये आयोग भाषा का आधार माना, फिर ये भी आयोग माना। ये सब ठीक है। चलिए, अब जब फजल अली आयोग रिपोर्ट आधार पे मान ही लिया कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, तो देखते हैं किस किस प्रकार से हुआ पुनर्गठन। तो यहाँ पे देखो, आंध्र प्रदेश तो हो ही गया था। ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट से पहले ही इसका गठन हो गया था। ये आंदोलन का परिणाम है, ना कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है। यहाँ से इसके बाद जो होगा फजल अली आयोग का रिपोर्ट का सलाह लागू होगा। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला अधिनियम है। ठीक है ना, जो 1953 हुआ। 53 में इसका गठन हुआ। देखो, भाषाई आधार पर गठन इसका हो गया था 1953 में। लेकिन आपको आंध्र प्रदेश का फाइनली अस्तित्व में कब आया, इस पर काट छाट किया गया था इस क्रिया में, तो 1956 में। बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपसे सवाल पूछे आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया और ये दोनों डेट दिया रहे, तो आप 1956 मार के आना। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बम्बई से 1960 में 2 राज्यों को अलग किया गया और ये आधार था भाषा। एक तो गुजरात भाषा के लिए गुजरात राज्य, और महाराष्ट्री भाषा के लिए, मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र राष्ट्र बनाया गया। फिर उसके बाद आपको दादर नगर हवेली तो बता ही दिए कि ये यूटी कब बना। तो इसको यूटी बना दिए थे हम लोग दादा बस, तो 1961 में सबसे पहले ये यूटी बना था। अब गोवा दमन दीव को हम लोग मिलाकर यूटी बना दिए थे, तो गोवा बमक गया था। तो गोवा बमक गया तो पारा चढ़ गया, तो पारा से 12 1962 में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पौंडीचेरी को पुडुचेरी कब यूटी बनाया, तो 1962 में 14वां संविधान संशोधन द्वारा। नागालैंड को असम से अलग होकर कब हम लोग राज्य का दर्जा दिए, तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1963 में। पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम 1966 में आया। पंजाब चक्का 1966 में आया। पेप्सू एक्ट भी 1966 में। पेशा एक्ट नहीं, पेप्सू एक्ट है। शाह रिपोर्ट के अनुसार ही पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। पंजाब 1956 में तो राज्य था, लेकिन पंजाब से अलग किया गया। एक तो बन गया हरियाणा हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए, और एक है चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि एक सेकंड, हाँ, हुकुम सिंह समिति के सिर्फ देखो पंजाब का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया, इसको इसे दिखाते हैं। रुक जाओ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में आया। इसी को बोलते हैं पेप्सू एक्ट 1966। ठीक है ना। और ये जो अधिनियम आया था शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आया था कि पंजाब का पुनर्गठन करना है। इसी क्रम में क्या था कि पंजाब 1956 में राज्य था, लेकिन हुकुम सिंह समिति आता है कि हिंदी भाषी के क्षेत्र बोलते हैं जो पंजाब में, उसके लिए आप हरियाणा बना दीजिए। तो हुकुम सिंह समिति के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा बन गया और बोला गया कि चंडीगढ़ को यूटी बना दीजिए। तो ये 2 सिफारिश रहा हुकुम सिंह समिति का।
तो चंडीगढ़ यूटी बन गया, हरियाणा आपका फाइनली हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए राज्य बन गया। और ये कहानी कब हो रहा है ये सब? तो 1966 में हो रहा है। 1966 के अधिनियम से हो रहा है। तो अधिनियम भी सेम ईयर आया था ये वाला, और ये चीज़ बना भी था सेम में। ऐसा नहीं कि अधिनियम आया 66 में, अब बना 67 में, सेम ईयर में बन रहा है, अधिनियम भी आ रहा है। तो इसका ट्रिक है हरी चा छक्का, हरी चा छक्का। तो हरी मतलब हरियाणा का गठन पूछे तो 1966, चा चंडीगढ़ का गठन पूछे तो 1966, छक्का मतलब इन दोनों का गठन 1966। तो आपको याद रखना, हरियाणा हिंदी भाषा क्षेत्र बनाया कब? 1966 में। चंडीगढ़ कब बना यूटी? 1966 में। याद हो गया? ठीक। हिमाचल प्रदेश कब बना? तो 1971 में। 77 नहीं, बड़ी कन्फ्यूजन होता है, 77 बोल देते हैं हम कई बार। 1971 में, 1971 में। 77 में कौन बना है यार, याद नहीं आ रहा है, देखते कौन बना होगा, आगे देखेंगे हम लोग। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम, नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971, हम बताए थे कि इस अधिनियम के माध्यम से 3 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एमएमटी को। 1971 के अधिनियम से 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 3 को। एमएमटी कौन है यहाँ पे? मेघालय नहीं, मणिपुर, हम मेघालय भी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय का कहानी याद है आपको? 22वां संविधान नीचे लिखा ही हुआ है। तो इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 2 को यूटी बना दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, इसी अधिनियम से। तो ये दोनों यूटी बन गया था 1972 में, जबकि ये तीनों पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। मेघालय का कहानी कुछ और भी है। मेघालय जो है उपराज्य बना दिया गया था 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में, असम से अलग होकर, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था एमएमटी 1971 के अधिनियम से 1972 में। ठीक है, तो ये हो गया मेघालय का कहानी भी, नॉर्थ ईस्ट का कहानी भी। सिक्किम का आते हैं। सिक्किम का कहानी याद ही है कि इस सिक्किम को पहले बीपीएससी में पूछा था। शहर राज्य का दर्जा बना 1974 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। फिर 1986 वाला अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 का अधिनियम में क्या हुआ? 1986 के अधिनियम में, ये 1986 के अधिनियम से बताए थे 3 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और इसका ट्रिक है मिजो और उन गोवा पे, मिजो और उन गोवा पे आर्द्र भूमि कार्यक्रम चलाया। तो मिजो से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, गोवा से गोवा, ये तीनों 1986 के अधिनियम से बना 1987 में। ठीक है ना, ये 53वां, ये 54वां, 55वां कोई नहीं है, ये गोवा 56 चूड़ी, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बना। आर्द्र भूमि कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1986 में, ऐसे भी याद हो सकता है। ठीक है, फिर आपको बात यहाँ पे याद रखना है, 2000 में प्रशासनिक आधार पर क्या किया गया था? एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो पूछेगा छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? तो एमपी से। यूपी से उत्तराखंड को, झारखंड से बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। 26, 27, 28 तीनों याद रखो, 26, 27, 28, 26, 27, 28। तो इसे छ उ झ, छ उ झ, ये 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 27वां और ये 28वां संविधान संशोधन अधिनियम। हाँ, तो ये था छ उ छ, 26, 27, 28, और ये तीनों काम हुआ था 2000 में। ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तेलंगाना क्या है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2019 में। कोई संविधान संशोधन नहीं है। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 भाग में तोड़ के दोनों को यूटी बना दिया गया, कश्मीर को भी, लद्दाख को। कश्मीर ऐसा है जहाँ पे विधानसभा है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी है जहाँ पे विधानसभा नहीं है। फिर लास्ट में बताए थे कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर यूटी बना दिया गया 2019 के अधिनियम से 2020 में। और आपको याद है कि दमन दीव को मिला दिया गया था किससे? गोवा से। पीछे
और उसको यूटी बना दिया गया था कब? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में। लेकिन दादर नगर हवेली को 1961 में 10वां संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से यूटी बना दिया गया था, याद है? तो ये सब देख लिया राज्यों का पुनर्गठन। अब हम लोग सवाल पे आते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग सी राज्य के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी प्रतिस्थापित किया। मतलब भाग सी के स्थान पे केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी को प्रतिस्थापित किया। ये क्या पूछ रहा है? देखो, तो ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाग 7 समाप्त किया गया। इसके माध्यम से चारों जो क्षेत्र था उसको समाप्त करके सिर्फ 4 श्रेणी को समाप्त करके 14 राज्य 6 यूटी बना था, फजल आयोग रिपोर्ट के अनुसार। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? देखो, 1955 में 5वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा किया गया था? अनुच्छेद 1 नहीं, 2 नहीं, एडमिशन नहीं, 3। जब पहले से कोई राज्य मौजूद है तो उस राज्य और राष्ट्रपति से सहमति लेना है। बिहार में कोई पुनर्गठन करना है तो बिहार राज्य से भी लेना अनुमति और राष्ट्रपति से भी। ये अनुमति लेने वाली बात कहा गया था, सिफारिश अनुमति बोला था। भाग 3। इससे बहुत अच्छा किस में पूछा था? ये SSC CHSL में पूछा था। आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो देखो, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ था 1953 में, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 1956 में। तो इसी का जब दोनों दिया रहा है डेट तो 1956 वाला प्रेफरेंस डालेंगे। अस्तित्व में कब आया? 1956 में, लेकिन भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था तब बोलते हैं 1953 में। यहाँ पे अस्तित्व में बोल रहा है तो 1956। मोस्ट VVI क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में थी 565। इस 565 में से 3 को नखरा दिलाया, 562 तो मिल गया था। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस माह एवं वर्ष विलय हुआ? तो देखो, तो हैदराबाद का विलय हुआ था 1948 में, और आपका इसका जूनागढ़ का भी हुआ था 1948 में। तो हैदराबाद का हुआ था सितंबर 1948 में, ठंडी के समय में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया? जौ से जनमत संग्रह, जौ से जूनागढ़ में हुआ था। भारतीय संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र कब हस्ताक्षरित हुआ? तो जम्मू कश्मीर समझौता कर लिया था 1947 में ही, लेकिन 1947 में कब? तो अक्टूबर में, 26 अक्टूबर 1947। जबकि हैदराबाद जूनागढ़ 1948 में बाद में शामिल होगा। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन विजय था 1961 में चलाया गया था गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराने के लिए। ठीक है। 19 धर आयोग 1941-48 का जनादेश क्या था? धर आयोग क्या माना? तो धर आयोग माना, धर आयोग धर आयोग क्या माना? धर आयोग को किस लिए किया गया था गठन? धर आयोग का गठन किया गया था राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भाषाई आधार पे, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं माना था। तो वो पूछ रहा किस लिए किया गया था? तो यही था, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भाषाई आधार पे। धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने 1948 में जयपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? धर आयोग के बाद 1948 में JVP समिति भी आया था। हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग के तहत? हरियाणा हुकुम सिंह समिति 1966। हिंदी भाषा राज्यों के लिए अलग हरियाणा राज्य बनाया जाए। श्री
रामधायलु की मृत्यु कैसे हुई? तो इसको वयोवृद्ध गांधीवादी भी बोलते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी आंध्र प्रदेश की मांग के समय 1953 में। 1952 में हड़ताल किए थे ये, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य मांग के लिए। बोला गया था तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, इसको आंध्रा स्टेट बोला जाए। वही जाके आगे क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। 1952 में ये 1952 में हड़ताल किए थे 58 दिन के लिए, और फाइनली 1953 में इनकी मांग मान ली गई। स्वतंत्र भारत के समय के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखो, भाषाई आधार पर गठन हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश का 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ? यहाँ पे 53 भी दिया है, 56 भी दिया है, लेकिन हम बोले थे जब तक भाषा ना बोले तो 56 ही मानेंगे। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 बौरखेड़े में यानी हुआ था हमारे, या बिहार वाला, इसे याद कर सकते हो। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। डैश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। तो बॉम्बे से भाषाई आधार पर 1960 में अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया, बॉम्बे को तोड़ के 1960 में। मेघालय का गठन कब हुआ? तो मेघालय का गठन हुआ था 90। उपराज्य कब बना था ये? तो उपराज्य बना था सबसे पहली बात 1969 में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लेकिन पूर्ण राज्य कब बन गया था? तो 1972 में 1971 के अधिनियम द्वारा, MMT, याद है ना? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? MMT का गठन हुआ था 1972 में 1971 के अधिनियम से। इसको इधर रखो। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो गोवा सबसे पहले यूटी बन गया था आपको कब? यूटी बन गया था आपको ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में। लेकिन ये यूटी बनेगा मिजोरम गोवा पे 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में। डैश को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताल कहा जाता है? तो ये थी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इरोम चानू शर्मिला। ये आफ्सा एक्ट के खिलाफ जो नॉर्थ ईस्ट में लगा था, आफ्सा एक्ट, इसके खिलाफ सबसे बड़ा भूख हड़ताल किया था इरोम चानू शर्मिला। ठीक है, ये इरोम चानू शर्मिला। आफ्सा एक्ट 1958 में इसके खिलाफ सबसे बड़ा भूख हड़ताल किया था। मणिपुर की थी, 2000 से 2016 तक कर दिया, 16 साल तक। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ? 3। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेरा टेकड़ा काम बिगड़ा। सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? तो पाल्डन नामग्याल। अब वंश कौन था? चोंगियाल। सिक्किम किस वर्ष भारत का एक राज्य बना? 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह अस्तित्व राज्य, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य। तो जब 74 75 दोनों दिया रहे, अब यहाँ पे क्या है, सह अस्तित्व नहीं ना बोल रहा, राज्य बोल रहा है, तो 1975 वाला सही होगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिणाम के विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों को परिभाषित करता है? बता। तो अनुच्छेद क्या कौन सा होगा? 4। अनुच्छेद 4 में बोला तो है ही, क्या बोला था कि जब भी हम लोग आर्टिकल 2
या 3? एक तो प्रवेश के लिए नियम बनाएंगे एडमिशन के लिए, या राज्यों के पुनर्गठन के लिए नियम बनाएंगे। तो उससे तो फिर आर्टिकल 4 में बोला गया कि इन दोनों का जब नियम बनाओगे, तो आर्टिकल 4 में बोला गया तो इससे आपका 2 शेड्यूल प्रभावित होगा, एक शेड्यूल नंबर 1, एक शेड्यूल नंबर 2, याद है? शेड्यूल नंबर 4, ठीक है? नहीं याद है तो फिर दिखा दे रहे हैं। ऐसे ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे हम पढ़ाए थे कि ये तो हुई कि ये पढ़ाए थे हैं ही, और आर्टिकल 4 में ही पढ़ाए थे कि जब भी 2-3 में आप संशोधन करोगे तो कौन सा प्रभावित होगा, 1-4 अनुसूची प्रभावित होगा। तो ये अच्छा, ये चीज़ हम पढ़ाना भूल गए थे पीछे थ्योरी में, इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछे टीआरई में भी पूछा हुआ है, सेम टीआरई में भी पूछा था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो 1953 में था आंध्र प्रदेश। लेकिन आपसे पूछे इतना सारे राज्य का आपको पुनर्गठन बताएं, तो इसमें भाषाई आधार पर कितना राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो मात्र 4 वो। एक तो आंध्र प्रदेश का तमिल भाषी के लिए 1953 में, गुजरात का गुजराती भाषा के लिए 1960 में, महाराष्ट्र का मराठी भाषा के लिए 1960 में, हरियाणा का हिंदी भाषा के लिए 1967 में। तो केवल 4। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो सब का गठन हो रहा है, तो सबका गठन भाषा नहीं है, प्रशासनिक आधार है। जैसे बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, तो ये सब प्रशासनिक आधार पर गठन हो रहा है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन पूछा था कौन सा है, तो केवल यही चारों है और सब नहीं, ठीक है? फिर यहाँ पे बोल रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्यों के गठन का प्रावधान करता है। नए राज्यों के गठन का, ये भी बड़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, अब इंग्लिश में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो देखो नए राज्यों का गठन क्या होगा इसका आंसर। तो देखो नए राज्य का गठन होगा तो उसके लिए आर्टिकल मारेंगे, आर्टिकल नंबर 3। लेकिन आपको अगर एग्जामिनर बोल दे प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों का एडमिशन, तब आर्टिकल नंबर 2 मारेंगे। गठन मतलब क्या हो रहा है, जो पहले ही से बिहार है तो उससे नए राज्यों का गठन कौन कर दे रहे हैं, झारखंड, तो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार चलेंगे। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश करा रहे हैं, नए राज्यों का स्थापना करा रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में सब इस्टेब्लिशमेंट की देखेंगे, इंग्लिश वाला सब इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर एडमिशन हो, तो उस दोनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सिक्किम के लिए इस्तेमाल होगा ये सब कि उसमें प्रवेश कराएं, तो वो किस आर्टिकल से हुआ, तो वो आर्टिकल नंबर 2 से होगा। ये आर्टिकल नंबर 3 से है। ये भी है, समझ गए? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। फिर गठन बोल दिया, तो गठन जब भी बोल रहा है तो 3, प्रवेश बोलेगा तो 2। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। अगर अनुच्छेद 3 के तहत कर रहे हैं तो क्या होगा, नए राज्यों का गठन हो सकता है अनुच्छेद 3 के तहत, राज्यों के क्षेत्र सीमाएं परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं का विकल्प हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश ये नहीं हो सकता। ये भी यही है, जब भी नए राज्यों का प्रवेश कराना है, एडमिशन कराना है, तो आर्टिकल 2 से होता है ये सब, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ये देखो, किस वर्ष गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो 1986 के अधिनियम से 1987 में। गोवा का पूरा कहानी बता दिए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के तहत राज्य बनाए गए, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा पर MMT 1986 के अधिनियम,
1971 के अधिनियम से 1972 में बनाया गया था। पहले अधिनियम आया फिर बाद में बना। सिर्फ सहायोग वाला है पेप्सू एक्ट है, इतना याद रखेंगे कि वो 1966 में आया ही और 1966 में वो काम हो भी किया उसका। पौंडीचेरी को यूटी कब बनाया गया? तो पुडुचेरी 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से। Which one of the following UT have been granted with the partial scholars standhold? समझौता कौन किया था? ये क्या बोल रहा है? Which of the following union territory has been granted with partial statehoodship? Partial statehoodship ये शब्द याद कर दो। partial statehoodship बोले यूटीज कौन है? तो पुडुचेरी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद कर दो। Which one of the following constitutional amendment made पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी? तो चुल्लू पुद्दू 14वां 1962। पार्शियल स्टेटहुडशिप शब्द है तो पुडुचेरी। नागालैंड राज्य कब बना? तो 63वां संविधान संशोधन द्वारा 1963 में 13वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 13 नागा याद कराए थे। ये तो याद ही हो गया ना। ये वाला इस बार ही बिहार पुलिस में आया था। क्या मन था कि हमको 15वां पढ़ लिए। इसमें बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज लोग जो रिटायर हो जाता है या कोई भी जज लोग रिटायर हो जाता है तो एक्टिंग जज के रूप में काम कर सकता है। तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम में लिखा गया था। क्या है कि बीच में सारा राज चल रहा है, इसी में 15वां में वो यूनिक बात लिखा गया था। यही ठीक है। रिटायर्ड जज एक्टिंग जज बन सकता है तो 15वां में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो संसद के कानून द्वारा क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश जो है ये होता है अनुच्छेद 2 के तहत। 3 के तहत ये सब होता है, तो ये नहीं संभव है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? नए राज्य बनाने प्रवेश जब भी नहीं बोले तो क्या मारेंगे? 3 ही मारेंगे। 2 भारत के अंदर ही नए राज्य बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या स्थापना से संबंधित है? फिर प्रवेश नहीं बोल रहा है तो 3 ही गठन या स्थापना बोल दिया। यहाँ पर क्या है? नए राज्य बनाना। स्थापना बोल दिया ना, तो इंग्लिश में एस्टैब्लिशमेंट शब्द इसके लिए इस्तेमाल हो गया, तो ये अनुच्छेद 2 हो जाएगा। इंग्लिश शब्द भी देखेंगे इसका। स्थापना या प्रवेश बोल दिया तो 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2 हाँ सही है। ये जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसको प्रवेश करा रहे हैं, स्थापना करवा रहे हैं, तो अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यूटी सहित मौजूदा राज्य के गठन या परिवर्तन से। बहुत बड़े सवाल, सही बात है। जो पहले से मौजूदा राज्य उसके गठन या परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा नहीं, आपको नया ये राज्य पुनर्गठन करना है तो दोनों का अधिकार सेम है, राज्य का भी, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, बशर्ते राष्ट्रपति का अनुमति लीजिएगा। तो केवल ए बी सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है तो नए राज्यों के प्रवेश से। क्षेत्र परिवर्तन नहीं, नाम परिवर्तन नहीं, संघ का नाम और क्षेत्र नहीं। संघ का नाम और क्षेत्र किसके दिया है? तो इसमें बोला आर्टिकल 1 के अनुसार ये शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राज्य पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो 1953 में, 1948 में तो एस के धड़ हुआ था, फिर उसके बाद 1948 में हुआ था जेबीपी। 1953 में किसका गठन हुआ था? जो 55 में अपना रिपोर्ट दिया था, 56 में इसके आधार पर अधिनियम बना था। तो इसमें 3 लोग थे, के.एम. पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू और एक और थे फजल अली।
तो ये नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अपना रिपोर्ट दी कि भाषाई कारक के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की? कौन कौन बोला कि हाँ भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए? तो एस्केधर बोला था नहीं, जेबीपी बोला था नहीं, फजल अली बोला था सिर्फ। फिर बाद में तुमको हुकुम सिंह भी बोलेगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद राज्यों के पुनर्गठन करने के मामलों को देखने के लिए 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किसने किया था? तो नेहरू जी ने। अरे देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कौन करता है? तो हमेशा याद रखना, गठन पूछ रहा है, राष्ट्रपति ही तो करता है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन भी तो राष्ट्रपति ही करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फंसाने वाला है। नेहरू नहीं है, राजेंद्र बाबू हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति यही थे उस समय। एस्केधर कमीशन रिजेक्ट द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, जेबीपी एक्सेप्टेड नहीं, दोनों रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। तो 1948 में एस्केधर भी किया था और एक ये जेबीपी भी। तो यहाँ पे एस्केधर दिया है तो सिर्फ यही होगा। सबसे पहले तो एस्केधर को ही किया गया, फिर वो बात नहीं माना तो जेबीपी को किया गया, फिर वो भी बात नहीं माना तो फजल अली आयोग का किया गया। एस्केधर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो जेबीपी का, ये भी 1948 में। फिर लास्ट में फजल अली। एस्केधर आयोग का जनादेश क्या था? तो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित था, सिफारिश देना भाषा आधार पर। ये मोस्ट भी यही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग को ही क्या बोला जाता है? फजल अली आयोग, न कि राज्य पुनर्गठन आयोग को एस्केधर आयोग या फिर जेबीपी बोला जाता है, फजल अली आयोग। तो 1953। रिपोर्ट कब देगा? तो 1955। अधिनियम कब बनेगा? 1956। गठन कब हुआ? 1953। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया भाई, क्योंकि 1956 में ही तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। तो 1956। आज़ादी बाद किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो 1956 में, क्योंकि 1956 में ही तो अधिनियम आया था। निम्नलिखित में से कौन 56 में किया गया था और कितना राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में? तो 14 राज्य, 6 यूटी, नवंबर 1956। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? राज्य पुनर्गठन बोल रहा है यानी कि फजल अली आयोग पूछ रहा है। तो ये तीनों थे, उपरोक्त में से 100 अधिक। उन्नीस सौ तिरपन में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब ही होता है फजल अली आयोग। केएम पनिकर हिडन कुछ उसके सदस्य थे और इसके तहत 14 राज्य 6 यूटी बनाया गया था। सही बात है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है इसके साथ 1956 में इसके साथ क्या किया गया? 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी बनाया गया। ये क्यों गलत है? आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। नहीं, पंजाब का विभाजन तो शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होगा। दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली यूटी एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कब? तो 2019 के अधिनियम से 2020 में। 2019 में कब होगा? तो 26
जनवरी 2019। नहीं, कब बन गए, अधिनियम नहीं पूछ रहा है, तो बन गए तो 20 में बन, अधिनियम 1919, बन गए 20 में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया, कब? 2006 में। फुद्दू फुद्दू चुद्दू चक्का। मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड एज द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिजोरम को कब मिला? मिजोरम गोवा 53, 54, 56, तो 53वां से। अरुणाचल प्रदेश को 55वां से 1987 में। गोवा को 56वां से 1987 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आया? तो 1986 में। 86 अच्छा चीज़ नहीं, ऐसे IT गाड़ी में भी पूछा हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल है। तो ये अधिनियम बोलता है अगर जिला स्तर पे कोई गड़बड़ी होती है तो आप 20 लाख तक का मामला को दर्ज कर सकते हैं। राज्य पे 50 लाख, केंद्र पे उससे ऊपर है सर। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो राज बोल रहा है, राज बोले या पूर्ण राज्य? तो 36वां। सह-अस्तित्व बोलता तो 35वां। पूर्ण राज्य बोल रहा है तो 36वां, सह-अस्तित्व बोलता तो 35वां। और ये 1974 में हुआ और ये 1975 में हुआ। पूर्ण राज्य बोल रहा है, BPSC में पूछा था तो 1975 में। सह-राज्य बोलता तो 1974 में। और ये हुआ था 25वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 36वां। एक एक आगे है, ऐसे याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग सवाल है। सिक्किम भारतीय संघ का सह-राज्य बना तो 1974 में। कैसे? तो 35वां संविधान संशोधन। 35-36 सिक्किम से संबंधित है, 74-75 सिक्किम से संबंधित है। 22वां दौरा कौन मिला? इस 1969 में किसको सह-राज्य बनाया गया? उपराज्य। तो 2-2 अलग हो गया, मेघालय असम से, 1969 पोस्ट तो मेघालय। उत्तर पूर्व पुनर्गठन क्षेत्रीय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1971 में आया। इसके तहत 1972 में कुछ राज्य बन गया, कुछ यूटी बन गया, तो 1971 में आया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। वो कैमा राज्य बना था, तो 18वां। झारखंड कैमा राज्य बना था भारत का, ये बताओ। और झारखंड के बारे में बड़ी आसान है, 26, 27, 28 संशोधन बताए थे। ये छत्तीसगढ़ वाला है 6, ये यूपी वाला है तो U, और ये झारखंड वाला है झ, उत्तराखंड वाला, ये छत्तीसगढ़ वाला, ये सब 2000 में हुआ था। तो ये बना था 28वें संशोधन हुआ, 28वां राज्य भी बन गया था, और ये 27वां और ये 26वां। व्हाट ए कोइंसिडेंट। चंडीगढ़ को यूटी कब घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ हो हरी चा छक्का तो हरियाणा हो 1967। निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भाग में विभाजित किया गया था? तो 1960 में क्या है ना कि बम्बई से दो भाग को निकाला गया, गुजराती भाषा के लिए गुजरात, मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र, तो बम्बई होगा। भाई कितना क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 13वां में 1913वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1963, सॉरी 13वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 है, 63 नहीं 1962 है। अच्छा 1962 अधिनियम है ना, लेकिन दिया गया था 1963 में, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन है? कोई भी अधिनियम तो 1 साल पहले ही आता है।
तो 1962 अधिनियम है, 13वां संविधान संशोधन है, लेकिन बना कब था? तो 1963 में फाइनली आया। तो अधिनियम तो 1962 में हुआ था ना, तो इसी कारण ये सही है। भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन ने पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? गोवा और दमन दीव को, दमन दीव को मिला दिया गया था, आपस में एक साथ यूटी बना दिया गया था 1962 में। तो गोवा क्या हो गया? पारा चढ़ गया। पारा चढ़ गया मतलब 12, तो 12वां। और ऐसे भी एक ट्रिक से हम याद कराए थे, बड़ा दोगला। तो 2 से दोनों को यूटी बना दिया गया, दमन दीव, गोला से गोवा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो दादर नागर हवेली, दादा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 जिले अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो देखो यूटी है ना, यूटी के कौन है? यूटी पुडुचेरी है। ये पुडुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, लेकिन ये चारों जिला अलग अलग राज्यों में। तो पूछ रहा है कि निम्न में से क्या उसमें एक नहीं है? तो किस राज्य में उसका जिला नहीं पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ना ही कर्नाटक, ना ही तेलंगाना में पड़ता है। याद रखेंगे, कर्नाटक नाटक नहीं करता है, इसके अंदर पुडुचेरी का जिला उसके कोई राज्यों में नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखो, यह है पुडुचेरी, 4 जिला इसका पड़ता है। 1954 तक फ्रांसीसी कब्जा में था। यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी का जो कराईकल है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे केरल में। कैसे याद करेंगे? तो यनम आंध्र प्रदेश, माहे कराईकल, और कराईकल तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु। तकल मिल कराईकल, अंधा अमन यनम, केरल माही खाती। यहाँ पे एक सवाल पूछा था पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी पे याद रखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली कब्जा किया था। ठीक है, फिर उसके बाद डच कब्जा किया था। ठीक है, डच कब्जा किया, फिर 1674 में अंग्रेज कब्जा किया, फिर आखिरी में फ्रांसीसी, यानी कि सारी शक्ति कब्जा किया। लेकिन सबसे पहले पुडुचेरी, फिर डच, PDBF, ऐसे पुडुचेरी पे कब्जा करने का क्रम है। ये तो हो ही गया। अब चलिए थ्योरी देख लीजिए। फिर से के बार गुजर जाते हैं, हम तो तेरे एक समय मर जाते हैं। एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट अनुच्छेद 2। लेकिन
गठन या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन। तो ऑल द बेस्ट। जय माता दी।